हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर आता है रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा द हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो नेचर है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन से। न्यूटन मैकेनिक्स में तो कहते हैं कि मैकेनिक्स के तो जो है फादर ऑफ मैकेनिक्स न्यूटन ही थे, बट इन्होंने लाइट की हिस्ट्री में भी, लाइट के नेचर में भी, लाइट के फेनोमेनाज में भी अपना जो है काफ़ी कॉपरेशन दिया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के नेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और बताया कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, और पार्टिकल नेचर से ही इन्होंने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों फिनोमेनाज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद इन्होंने इस बात का वैलिड प्रूफ भी दिया कि लाइट इज अ पार्टिकल। इसके बाद आते हैं हाइगेंस। हाइगेंस ने लाइट को वेव माना कि लाइट इज अ वेव, बट इसको रिजेक्ट किया न्यूटन ने। न्यूटन ने इसको नहीं माना, और इसका एक वैलिड रीजन भी था कि जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि इफ लाइट इज अ वेव देन हाउ इट ट्रेवल इन स्पेस। जब लाइट एक वेव है तो यह स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है, वहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा मीडियम है जो सब जगह अवेलेबल है, इवन स्पेस में भी अवेलेबल है, और उस मीडियम को नाम भी दिया ईथर। बट ये ईथर जो मीडियम इन्होंने बताया ये कंप्लीटली इमेजनरी था, ऐसा कोई भी मीडियम रियल में नहीं होता है। इसके बाद आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्क्राइब किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से वो आगे बढ़ती हैं। उन्होंने और मैक्सवेल ने यहाँ तक कहा कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो जब मीडियम नहीं चाहिए तो ईथर की क्या ज़रूरत। तो फिर जो ईथर हमने जो हाइगेंस ने कहा था कि ईथर एक इमेजिनरी मीडियम है, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं रह गई थी। मैक्सवेल के बाद आते हैं प्लांक। प्लांक ने क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया। अब क्वांटम थ्योरी में भी लाइट को क्या माना गया, पार्टिकल। तो न्यूटन को और बल मिल गया। तो न्यूटन ने अपनी बात को मजबूती से रखा कि लाइट इज अ पार्टिकल। इसके बाद आते हैं प्लांक। प्लांक ने फोटोन का प्रिंसिपल दे दिया कि लाइट इज अ फोटोन और फोटोन इज अ पार्टिकल। तो एक तरह से ये समझें कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मतभेद चल रहा था कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। इसी बीच आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने एक बीच का रास्ता निकाला और अपने स्टडीज से ये एक्सप्लेनेशन दिया, और उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया जिसको हम डी ब्रोगलीज पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। और वो पोस्टुलेट क्या है, उन्होंने कहा कि लाइट इज अ पार्टिकल हुज मूवमेंट इज एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये पोस्टुलेट एक दूसरे का अपोज है। इधर तो कह रहा है कि मूवमेंट होता है पार्टिकल का, वेव का नहीं होता। इधर कह रहा है लैम्डा वेवलेंथ वेव की होती है, पार्टिकल की नहीं होती। यानी कि इधर कह रहा है कि लाइट इज पार्टिकल, इधर कह रहा है कि लाइट इज वेव। दोनों ही बातें हैं। उन्होंने कहा लाइट ही नहीं, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैज ड्यूअल नेचर। इस यूनिवर्स में हर मैटर का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। यानी कि हर मैटर पार्टिकल भी है और वह
जब ट्रेवल करता है तो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो इसको समझते हुए इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज पोस्टुलेट, लेकिन स्टार्टिंग में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिशन का मतलब रिमूव करना, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिशन के टोटल 4 मेथड अवेलेबल हैं, जिनमें पहला मेथड आता है थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन, थर्मल मीन्स होता है हीट, यानी कि हीट दे करके मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। अब कोई भी मेटल हो, एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन को ऐसे हीट नहीं देता है, उसको एनर्जी लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट या कोई नॉन मेटल है, वो यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने से पहले उसको एनर्जी खुद से देनी होगी। एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन लेगा तो, और यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो वो खुद एनर्जी लेगा। तो थर्मल इमिशन में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मेटल शीट है। इस मेटल शीट को हमने क्या किया, गर्म किया, एक बर्नर लगा करके, और इस मेटल शीट को हमने गर्म किया। इसके अंदर खूब सारे एटम्स होंगे। जब गर्म करेंगे तो इन एटम्स को हीट मिलेगी। एटम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वह सबसे कम होता है। इसलिए यदि इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के मेटल शीट से बाहर आ जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो जब हम हीट देते हैं किसी मेटल को, तो हीट के कारण हीट से जो एटम को एनर्जी मिलती है और वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, और वो रिमूव इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर के इलेक्ट्रॉन जो हैं रिमूव हो जाते हैं। इसी को कहते हैं थर्मल इमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन का मतलब हीट दे करके मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, दिस इज थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन हो गया। इसके बाद आता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन मीन्स, फील्ड से सीधा सीधा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो जब हम मेटल शीट को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज करिए ये मेटल शीट है और मैंने इस मेटल शीट को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस टू माइनस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर क्या होंगे, एटम, मेटल्स। मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में F इक्वस टू क्यू नॉट इंटू ई। एफ इक्वस टू ई कितना है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अगर ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मेटल से जो है बाहर आ जाएंगे, या ये कहें एटम से बाहर आकर के मेटल के अंदर फ्री घूमने के लिए तैयार है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। इसको कहते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मेटल को रख देते हैं तो मेटल के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक फोर्स महसूस करते हैं। उस फोर्स के कारण वे ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं और हमारा काम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फील्ड इमिशन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, तीसरा आता है
फोटो इमिशन। फोटो मीन्स होता है फोटोन। फोटोन लाइट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो फोटोन में क्या है? अपनी एक एनर्जी होती है। जब फोटोन किसी मेटल पर आकर के पड़ते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं मेटल, और मेटल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आए फोटोन की वजह से, तो इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करिए ये मेरे पास एक मेटल है, इसके अंदर खूब सारे एटम्स हो गए। जब मैं इस मेटल पर अल्ट्रावायलेट रेज ही क्यों, विजिबल रेज क्यों नहीं? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज की जो एनर्जी है विजिबल रेज से ज़्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इस एनर्जी से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये फोटोन की वजह से निकले हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम इसी मेटल पर विजिबल रेज या विजिबल लाइट डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिशन नहीं होता है। एक केस में हो जाता है, यदि ये अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटल कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे मान लीजिए ये कोई अल्काली मेटल है, अल्काली मेटल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों अल्काली मेटल्स में हैं। इन पर हम भले से विजिबल लाइट भी डालते हैं तो भी इमिशन हो जाता है। इसमें विजिबल रेज या विजिबल लाइट से भी इमिशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, केवल अल्काली मेटल्स में। अदर मेटल्स में विजिबल लाइट से इमिशन नहीं होता है, क्योंकि इनके फोटॉन्स की जो एनर्जी है वह बहुत कम होती है, जबकि अल्ट्रावायलेट रेज की जो एनर्जी है वह कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो फोटो इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी फोटो इमिशन का अब हम इस चैप्टर में आगे अध्ययन करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, यानी कि फोटॉन्स से करंट जनरेट होता है। इसी फोटो इमिशन को हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अगला नेक्स्ट है अपना फोर्थ, कौन सा? सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी का मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन का मतलब है कि जब कोई फास्ट इलेक्ट्रॉन, खूब सारे फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बौछार जब हम कराते हैं किसी मेटल पे, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर कर देते हैं मेटल को, और मेटल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी इमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन। जैसे सपोज करिए एक मेटल है, इस मेटल पे हमने क्या किया? फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को डाला। दीज आर फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मेटल पर इंसिडेंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन से ही इमिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। मोस्टली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोटो इमिशन। फोटो इमिशन क्या है? फोटोन से इमिशन, फोटोन से इलेक्ट्रॉन का मेटल से बाहर आना, फोटो इमिशन।
चलिए दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का मेटल शीट से बाहर आना। इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन क्या है? किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल से जस्ट बाहर आने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल से जस्ट बाहर आने के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कोई मेटल है, उस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, जस्ट बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन just outside of the metal is called work function, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अगर हम किसी मेटल को एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते देते जैसे ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाए, मेटल से जस्ट बाहर आ जाए, उसको हमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, बाहर निकाल के कहीं बाहर नहीं लेके जाना, बस जस्ट बाहर आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं हम फाई से। अब इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले संदर्भ में फोटो इलेक्ट्रॉन के, फोटो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन पढ़ने के लिए देखिए, फोटोन के बारे में हम पहले एक बार फोटोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फोटोन की जो एनर्जी है, कोई भी फोटोन है जिसकी वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ वाले फोटोन की जो एनर्जी है E इक्वल टू होती है एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा ये एक फोटोन की एनर्जी है। अब एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जिसकी वैल्यू हम नियर अबाउट लेते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा आपको दिया गया है तो आप इजीली उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एक फोटोन की एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। अगर इस फोटोन की एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट है तो हम इस फोटोन को यदि हम इंसिडेंट करते हैं मेटल पर, तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल हमें इलेक्ट्रॉन बाहर जस्ट बाहर आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह मेटल से बाहर आ जाता है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो यहां से हम कह सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू। हम वेवलेंथ के टर्म्स में बोलने के बजाय किसी फोटोन की एनर्जी को उसकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलना ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसको समझने के लिए या तो वेवलेंथ, एक ही बात है, वेवलेंथ बोलिए या उसी फ्रीक्वेंसी पे बोलिए। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर होती है। तो जिस वेवलेंथ, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, एप्रोप्रिएट है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस एनर्जी को कहते हैं, उस वर्क फंक्शन को भी क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसको मिटाई देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन at which the photoelectrons can come outside to the metal। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर उस मेटल के बैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेटल से जस्ट बाहर आ जाए उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी भी एप्रोप्रिएट है, उस एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को ही हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही अचीव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है फोटोन की, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसको एपरेटस लगा के सब कुछ सही किया, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं दे सके। इसकी एक्सप्लेनेशन दी लेनार्ड ने। इसलिए हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लेनार्ड के लिए ही समर्पित करते हैं। तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो इस तरीके से है कि इन्होंने क्या किया, एक गिलास ट्यूब ली और इसके अंदर जो एयर थी उसको बाहर निकाल लिया। अंदर से पूरी तरह से वैक्यूम है, कोई एयर नहीं, कुछ नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, अंदर वैक्यूम है। ये गिलास ट्यूब है, वैक्यूम ग्लास ट्यूब। ये क्या है, क्वार्टज विंडो, क्वार्टज की विंडो है। इस ट्यूब के अंदर एक मेटल शीट इधर लगा दी, एक मेटल शीट इधर लगा दी, सेम, मोस्टली जिंक की लगाते हैं। इसको तो नाम दे दिया जाता है कैथोड सी और इसको नाम दे दिया गया एनोड ए। इस
टर्मिनल को इस मेटल से जो है, एक तो क्या लगा दिया, माइक्रो गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लिख देते हैं, माइक्रो गैल्वेनोमीटर, जो माइक्रो एम्पियर के करंट को भी मेजर कर सकता है। माइक्रो गैल्वेनोमीटर लगा दिया और सीधे इसको इस तरीके से यहां पर दूसरे सिरे से मेटल को जोड़ दिया। इस क्वार्टज विंडो से थोड़ी सी आगे बना दी, पीछे हटा लेते हैं। इस क्वार्टज विंडो से इन्होंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज को इस मेटल पर इंसिडेंट किया। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज इस मेटल शीट पर, जिसको हमने कैथोड कहा है, इस कैथोड शीट पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती हैं। इसके कारण क्या होगा, अभी अभी हमने फोटो इमिशन पढ़ा, तो फोटो इमिशन में हमने ये बताया था कि जब अल्ट्रावायलेट रेज किसी मेटल की शीट पर इंसिडेंट होती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देती हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगी तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, रेगुलर अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो निकल के जस्ट बाहर ही आए होंगे और रुक गए होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इसको ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गए होंगे, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक ट्रेवल कर गए। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे होंगे ए पर, तो ए पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी तरीके से रोटेट करके हम यहाँ तक पहुँचा दें और यहाँ से वापस यहाँ पहुँचा दें तो हमारा एक सर्किट पूरा हो जाएगा, और हम कह सकते हैं इसमें करंट फ्लो होगा, जिसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने देखा कि जैसे ही यहाँ से कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं तो यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आने लगता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर में कुछ करंट फ्लो होने लगता है। तो ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जब ए पर पहुंचते हैं तो रोटेट होते हुए ए से सी पर पहुंचते हैं और वापस से इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ए पर पहुंच जाते हैं और इसमें रोटेट होने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस तरीके से। तो ये करंट फ्लो होने लग गया इस सर्किट में। ये करंट जो फ्लो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन, इसका कारण, इन सब का एक्सप्लेनेशन हर्ज नहीं दे पाए। इसका कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट है और कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो करी लेनार्ड ने, हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने। तो लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अब हम उसके बारे में जानेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हर्ज एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट में करंट को तो देखा, करंट तो मेजर किया, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। और एक्सप्लेनेशन किसने दी, लेनार्ड ने।